जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है। और इस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि 2016 में बिहार बोर्ड के द्वारा जो आयोजित एग्जाम हुए थे, ठीक है ना, उसका हम लोग क्या करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का जो आपको क्वेश्चन है उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर इससे पहले के अगर आप वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से इस सभी क्लास को देख सकते हैं। तो उसमें जो एनालिसिस मिलेंगे आपको 2023 से लेके 2017 तक के, और आज जो है हम लोग 2016 का एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि बताइए कि संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे। तो अस्थाई अध्यक्ष भी जो थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा संविधान के जो संचालन समिति थी, ठीक है ना, उस संचालन समिति के भी जो अध्यक्ष थे वे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे ये आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और इसी प्रारूप समिति को हम लोग कहते हैं मसौदा समिति, या इसी को हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी के ये क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे देश के प्रथम क्या थे कि आपको उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि किनके जन्म दिवस पर जो होते हैं वो आपको भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन के जन्म दिवस पे। ये भारत के प्रथम क्या थे, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। और उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले ये आपको पहले व्यक्ति थे। तो साथियों, एक का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, दो में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि कांग्रेस ने किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया था। तो देखिए, कह रहा है मार्क्सवाद, उसके बाद है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। तो कांग्रेस ने ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। तो यहाँ से एक बात आती है कि लोकतांत्रिक समाजवाद में होता है क्या। तो जैसे आप लोग जानते होइएगा कि हमारे यहाँ क्या है कि आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आपको निजी और सरकार दोनों का क्या होता है कि आपको स्वामित्व होता है। तो नेहरू ने क्या किए थे कि आपको निजी और आपको सरकारी अधिपत्य वाली जो व्यवस्था है उसको क्या किए थे कि आपको अपनाए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसको ब्रिटेन में जो कहा जाता है वो आपको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी तो आपसे क्या होगा कि पूछा जाएगा। तो देखिए, तो ब्रिटेन में इसको कहा जाता है फेबियन समाजवाद। क्या कहा जाता है, फेबियन समाजवाद, ठीक है ना। और इस फेबियन समाजवाद का जो उदय हुआ था वो कहीं ना कहीं मार्क्सवाद के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था, मार्क्सवाद के खिलाफ हुआ था। क्योंकि देखिए, मार्क्सवादी जो समाजवाद है उसमें कहा जाता है कि देश में केवल राष्ट्रीय संपत्ति होंगे, ठीक है ना, अर्थात निजी संपत्ति का उसमें कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन ये जो ब्रिटेन का फेबियन समाजवाद है इसमें क्या है कि निजी संपत्ति और सरकार, यानी कि निजी और सरकार दोनों मिलकर क्या होते हैं कि जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो नेहरू जी ने ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद को क्या किए थे कि आपको अपनाए थे। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पे दो का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपको किस दल के है। ऑप्शन देखिए, कह रहा है कांग्रेस, उसके बाद है शिवसेना, उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद है जनता पार्टी। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जो है साथियों वह जो है आपको यानी कि बीजेपी से क्या करते हैं कि आपको संबंध रखते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से क्या है कि आपको जुड़े हुए, यानी कि बीजेपी, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बीजेपी का गठन कब हुआ था। तो साथियों, बीजेपी का गठन जो हुआ था वो आपको 6 अप्रैल 1980 को, और यह जो है अभी दुनिया की सबसे बड़ी क्या है कि आपको राजनीतिक पार्टी है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है देश की जो सबसे प्राचीन पार्टी है वो आपको कांग्रेस है, और इस कांग्रेस का गठन जो होता है वो आपको 1885 में। उसके बाद है शिवसेना, यह आपको महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय पार्टी है, और इसका गठन जो हुआ था वो आपको 1966 में। और जनता पार्टी जो कि केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाती है 1977 में। तो कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि बताइए जनता पार्टी का गठन जो है वो आपको कब हुआ था, तो 1977 में। और जनता पार्टी की ओर से पहले गैर कांग्रेसी जो आपको प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे, तो ये आपको मोरारजी देसाई बने थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं
कि बताइए कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है वो किनके पास है, तो क्या कहेंगे, मोरारजी देसाई के पास है, ठीक है ना। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जो है वह किस दल के हैं, भाजपा, आम आदमी पार्टी, लोक दल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी। और साथियों ये जो आम आदमी पार्टी है इसका गठन जो होता है 2012 में होता है, और यह अभी देश की क्या है कि आपको राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी जो कि आपको सदस्यता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी क्या है कि आपको पार्टी है, ठीक है ना। और भाजपा का गठन जो होता है 1980 में। तो इस बात को आपको याद रखना है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है वो आपको जगत प्रकाश नड्डा है, यानी कि जेपी नड्डा है, ठीक है ना। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और दिल्ली क्या है, तो आपको एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली में जो विधानसभा की सीट है वो आपको 70 है। इसको भी आपको याद रखना है कि दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो साथियों दिल्ली में विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो आपको 70 है। तो इस 70 में से 67 जो है सीट है वो आपको आम आदमी पार्टी को क्या है कि आपको मिला हुआ है, और 3 जो है वो आपको बीजेपी को मिला हुआ है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को कितने सीटें मिली थी, तो 67, और 3 जो है बीजेपी को। तो टोटल सीट कितने हैं, तो कहेंगे आपको 70। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं 5 में। देखिए कह रहा है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा जो है वो आपको दिया गया है। तो साथियों संविधान द्वारा जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो है वो आपको दिया गया है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत। तो साथियों अनुच्छेद जो है वो आपको 343 के 1 इसके तहत जो है हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा जो है वो आपको दिया गया है, क्योंकि इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी जो होगी वह भारत की क्या होगी, कि आपको राजभाषा होगी, ठीक है ना। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अच्छा में, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। देखिए अगला प्रश्न का रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो साथियों सामाजिक न्याय के साथ विकास जो है वो आपको 6ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि 6ठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो आपको क्या थी। तो साथियों 6ठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो आपको 1980 से 1900 कितना है, तो आपको 85 है। उसके बाद जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि क्या थी। तो साथियों इसकी अवधि जो है यह आपको 1974 से 1979 थी, लेकिन 1 साल पहले इसको समाप्त कर दिया गया। अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978 तक एक्टिव रहा। 4थी पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि 1969 से 1974 है। उसके बाद है 3री पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि जो है 1961 से 1966 है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल रही थी। तो वो आपको 3री पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल रही थी। और सबसे सफल पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो वह आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आती है कि पंचवर्षीय योजना को हमारे देश में कहा क्या जाता है। तो पंचवर्षीय योजना को हमारे देश में जो है साथियों वो आपको आर्थिक नियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्थिक नियोजन, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो आर्थिक नियोजन का प्लान है वह भारत में किस देश से प्रेरित है। तो साथियों यह जो है आपको रूस से प्रेरित है, यानी कि सोवियत संघ से प्रेरित है। और भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होती है, तो वो आपको 1951 में, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक जो है वो आपको चलती है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी। तो 1951 से 1956 तक। और पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था कि आपको कृषि, सिंचाई और इसके अलावा आपको विद्युत पर जो था वह आपको अधिक बल जो था वो आपको दिया गया था। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यह आपको डी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि योजना आयोग का गठन जो है वो आपको कब हुआ था। देखिए ऑप्शन ए कर रहा है 1950, ऑप्शन बी कर रहा है 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1951। तो साथियों योजना आयोग का जो गठन हुआ था ना वो आपको 1950 में, डेट याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। और इस योजना आयोग को जो भंग कर दिया जाता है यह आपको 2014 में। और योजना आयोग के जगह पर एक नई संस्था आती है, उसका नाम होता है आपको नीति आयोग। क्या होता है, नीति आयोग। तो साथियों नीति आयोग कब बना था,
तो यह आपको 2015 में। तो नीति आयोग और योजना आयोग, ठीक है ना, यानी कि योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो आपको प्रधानमंत्री होते थे, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो कहेंगे प्रधानमंत्री, ठीक है ना। फिर यहाँ पर और भी ईयर दिए गए हैं, इस ईयर के कुछ महत्व को हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए 1952 में, तो 1952 में क्या हुआ था कि भारत में राष्ट्रपति का प्रथम विधिवत चुनाव हुआ था। संसद का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। लोकसभा राज्यसभा का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। इसके अलावे और भी चीज कह सकते हैं कि आपको प्रथम आम चुनाव जो है संपन्न हुआ था। 1953 में राज्य पुनर्गठन जो आपको आयोग है वह बना था। 1951 में प्रथम वित्त आयोग जो था वो आपको गठित हुआ था। इसके अलावे पंचवर्षीय योजना की जो है वो आपको शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में ज्यादातर यह इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1951 में। और प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे तो साथियों, प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपको केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। और अभी वर्तमान में जो है 15वीं वित्त आयोग जो है वो आपको चल रही है, और 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वो आपको एनकेसी है। तो यहाँ से जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है सारे चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो आपको सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि 1965 और 71 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो देखिए 1971 और 65 में हमारा जो युद्ध हुआ था वो आपको पाकिस्तान के साथ हुआ था, जबकि 1962 में हमारा जो युद्ध हुआ था वो आपको चीन के साथ हुआ था। तो यहाँ पे जो भी देख रहे हैं ये सभी जो है भारत के पड़ोसी देश है। तो भारत के पड़ोसी देश को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है साथियों, उसको आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है तो याद रखेंगे, बचपन में एमबीए किया। देखिए यहीं से भारत के सारे पड़ोसी देश जो है वो आपको आ जाएंगे। बचपन में क्या किया था, आपको एमबीए किया। अब देखिए बचपन में जब एमबीए कर लिए तो यहाँ से कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए तो सबसे पहले ब से जो हो जाएगा वो आपको बांग्लादेश, ठीक है ना। उसके बाद च से जो हो जाएगा वो आपको चीन, प से पाकिस्तान, उसके बाद याद रखिएगा न से नेपाल, और ये जो मे है यहाँ पर ये साइलेंट रहेगा, और इस एम से जो है वो आपको म्यांमार हो जाएगा। उसके बाद आपको बी से भूटान हो जाएगा, और ए से जो है वो आपको अफगानिस्तान हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे आपसे, क्या, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि श्रीलंका और मालदीव भी जो है वो भी तो भारत का पड़ोसी देश है। तो यह आपको द्वीपीय पड़ोसी देश है, ठीक है ना। श्रीलंका और क्या कहेंगे, मालदीव, यह भारत का कैसा पड़ोसी देश है तो कहेंगे द्वीपीय पड़ोसी देश है जो आपको हिंद महासागर में स्थित है। तो यहाँ से सारे चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। तो भारत का जो है आपको खराब संबंध हमेशा से आपको चाइना और क्या है कि आपको पाकिस्तान के साथ जो है वो आपको रहा है, क्योंकि हम अपने संबंध को सुधारना चाहते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी जो है वह संबंध को सुधारना ही नहीं चाहता। इस वजह से क्या है कि चाइना के साथ हमेशा तनातनी बनी रहती है, पाकिस्तान के साथ जो है हमेशा तनातनी बनी रहती है, ठीक है ना। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 9 में साथियों क्या कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। एक चीज याद रखिएगा कि भारत जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है, पहला बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, 1945 में। तो इसका मतलब है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो 1945 में। वह दिन था आपको 30 अक्टूबर, क्या है 30 अक्टूबर 1945 का। और इससे राष्ट्र संघ का गठन की अगर हम बात करते हैं तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दुनिया का जो है सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें अभी आपको 193 देश जो है वो आपको सम्मिलित है, ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको न्यूयॉर्क में, कहाँ है, न्यूयॉर्क में। उसके बाद आइए 1947 में, तो यहाँ पर क्या हुआ था, 1947 में इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन जो होता है 1947 में होता है। 1950 में जो है हमारा संविधान जो होता है लागू होता है। 1952 में हमारे देश में राष्ट्रपति का प्रथम जो होता है विधिवत चुनाव होता है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। तो 9 का जो सही आंसर होगा वह आपको ए हो जाएगा। और कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आगे देखिए क्या कह रहा है कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहले समझ आइए कि शिमला समझौता जो है वो आपको हुआ कब था, तो यह आपको 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता जो है वो आपको हुआ था।
ठीक है ना, किसके बीच? तो कहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इस शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले जो आपको भारतीय प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और वहीं पाकिस्तान की ओर से कहेंगे तो आपको राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है ना, यानी पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? तो कहेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि शिमला समझौता जो है 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है ना। तो इसी के बाद आपको एलओसी का भी निर्धारण हुआ था, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा सी। ताशकंद समझौता पर कौन हस्ताक्षर किए थे? तो कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है ना। पंचशील समझौता पर कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से हम लिख देते हैं इसको, अब बढ़िया से इसे देख लीजिएगा। जैसे देखिए ताशकंद समझौता पर कहेंगे किस भारतीय प्रधानमंत्री ने? तो कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, ये आपको पंचशील समझौता पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। और पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। बाकी ताशकंद और आपको शिमला समझौता दोनों जो है पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो वह आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था? ऑप्शन ए कह रहा है राजीव गांधी, सॉरी हाँ राजीव गांधी। ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो देखिए गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था ना, वो आपको कौन दिए थे जानते हैं? तो यह आपको इंदिरा गांधी कब दिए थे? 1971 के जो आपको चुनाव हुए थे उस 1971 के चुनाव में दिए थे, क्योंकि इनके विरोधी नारा दिए थे इंदिरा हटाओ, तो इन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में विशेष स्थान दिया गया था? तो वह आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न होंगे आपको उसी हिसाब से क्या करना है कि आपको आंसर देना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो सही हो जाएगा। और इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, ठीक है ना। राजीव गांधी देश के सबसे क्या कहेंगे कि युवा प्रधानमंत्री, ठीक है ना। मनमोहन सिंह, इनके बारे में याद रखेंगे कि एक मात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हस्ताक्षर आपको नोटों पर भी देखने को क्या होते हैं कि आपको मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल, वो आपको नरेंद्र मोदी का है, ठीक है ना। मतलब कि कांग्रेस से ना रहते हुए सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके पास हो गया? आप तो कहेंगे नरेंद्र मोदी के पास, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए 12 में क्या कर रहे हैं और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए कह रहा है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? तो साथियों कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के जो संस्थापक थे वो आपको जगजीवन राम थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। जगजीवन राम केंद्र में सबसे अधिक दिनों तक केंद्रीय मंत्री रहे थे, ठीक है ना। यानी कि ऐसा समझ जाइए 1952 से, ठीक है ना, वे आपको जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं किए जब तक वे क्या थे कि आपको केंद्रीय मंत्री थे। सबसे अधिक दिनों तक केंद्र में केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है। दूसरी बात कि जगजीवन राम जो थे वो आपको मोरारजी देसाई के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री भी बने थे। एक चीज इनके बारे में और याद रख सकते हैं, ये भारत के प्रथम श्रम मंत्री भी थे, ठीक है ना। तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको कौन हो जाएगा? तस्सी। और इनका संबंध बिहार राज्य से है, ठीक है ना। और इन्हीं की बेटी जो थी वो आपको मीरा कुमार, जो लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला बनी थी, ठीक है ना। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे जयप्रकाश नारायण जी। और जयप्रकाश नारायण जी को हम लोग जेपी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें लोक नायक के नाम से भी क्या है कि आपको जाना जाता है। इसके अलावे इन्हें बाउल के नाम से भी क्या है कि आपको जाना जाता है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए ये जो है आपको जयप्रकाश नारायण जी ये संपूर्ण क्रांति का नारा कहां से दिए थे? तो पटना के गांधी मैदान से कब दिए थे? तो आपको जून 1974 में। तो ये जो संपूर्ण क्रांति इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ जो है सरकार मौन है, उस मौन सरकार को सत्ता से क्या करना है कि आपको बेदखल करना, ठीक है ना। और इनका जो भाषण दिया गया था संपूर्ण क्रांति का भाषण वो पटना के गांधी मैदान में। और उस जमाने में इसे देखने के लिए जो है देश प्रदेश से जो युवाओं की भीड़ आई थी उतनी भीड़ आज तक जो है पटना के गांधी मैदान में कभी भी नहीं लगा है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक चीज और आएगा कि जयप्रकाश नारायण जी जो है वो आपको जनता पार्टी के गठन में अहम भूमिका क्या कहते कि आपको निभाए थे। तो साथियों 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 14 में क्या कर रहे हैं।
जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई थी? तो वह था आपको जनता पार्टी। और केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का जो रिकॉर्ड जाता है वो किसको जाता है? जनता पार्टी को। और जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो कहेंगे आपको मोरारजी देसाई बने थे। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा। क्या प्रश्न पूछा जाएगा? तो थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या जानते हैं कि जनता पार्टी की सरकार जो है कब तक आपको सत्ता में रही थी? तो यह आपको 2 वर्ष, ठीक है ना। क्या है? 2 वर्ष, ठीक है ना। यानी कि मोरारजी देसाई की जो सरकार होती है वो आपको 1977 से 1979 फिर चौधरी चरण से प्रधानमंत्री बनते हैं। और बाद में इंदिरा गांधी जो होती है, यानी कि कांग्रेस जो होता है, अपना समर्थन वापस ले लेता है, जिस वजह से सरकार क्या हो जाती है कि आपको गिर जाती है। फिर 1980 में चुनाव होता है और इंदिरा गांधी जो होती है वो आपको तीसरी बार फिर से सत्ता में आती है, ठीक है ना। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 15 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो साथियों तेलुगु देशम जो है ना वो आपको कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश की क्या है कि आपको एक प्रमुख राजनीतिक दल है, ठीक है ना। इसके अलावा केरल में देखिएगा तो लेफ्ट का बोलवाला है, ठीक है ना। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी में टक्कर होती है। तमिलनाडु में जो है वो आपको डीएमके, क्या है? डीएमके। इसके अलावा आपको ऑल इंडिया, क्या है? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, मतलब कि AIADMK, डीएमके, यह कहाँ की पार्टी है? तो कहेंगे आपको तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप जरूर बताएंगे। देखिए कह रहा है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो भाई मेरे सौराष्ट्र जो है ना वो आपको गुजरात का क्या है कि आपको अंग है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए ऐसे विवादित क्षेत्र और महाराष्ट्र में जाइएगा तो आपको विदर्भ मिलेंगे। राजस्थान में जाइएगा आपको मारवाड़ मिलेगा। क्या मिलेगा? मारवाड़, ठीक है ना। इसके अलावा कर्नाटक में जो है वो आपको मैसूर, यानी कि मैसूर का ही क्या है कि नया नाम जो है वो आपको कर्नाटक है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से देख लेना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विदर्भ कहाँ है, महाराष्ट्र में मारवाड़ कहाँ है, राजस्थान में बुंदेलखंड कहाँ है, तो आपको उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसको बढ़िया से देख लेना है। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी नंबर हो जाएगा। चलिए 17 में अकाली आंदोलनकारियों की मांग क्या थी? तो साथियों अकाली जो आंदोलनकारी थे, उग्र अकाली आंदोलनकारी, उसका मांग था आपको खालिस्तान राज्य, मतलब कि एक अलग देश की क्या कर रहा था वो मांग कर रहा था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो साथियों मेघा पाटेकर का नाम जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से एक बात आती है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो साथियों नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा जो है वो आपको एक नदी का नाम है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि नर्मदा क्या है। तो आपको मध्य भारत की एक नदी है जो आपको मध्य प्रदेश, इसके अलावा आपको राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान कह रहे हैं सॉरी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपको गुजरात से होकर क्या होती है कि आपको प्रवाहित होती है। और नर्मदा को जो है आपको गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो भारत सरकार क्या किया था कि आपको नर्मदा और उसके सहायक नदियों पर जो है आपको 300 क्या है कि आपको छोटे छोटे बांध, ठीक है ना, 135 मझोले बांध और 35 बड़े बांध बनाने का निर्णय लिया। एक और इस बांध के बनने से क्या होता है कि आपको काफी ज्यादा हमें फायदे होते, तो दूसरी ओर इसका क्या होता है कि आपको हानि भी होता। तो इसी हानि से क्या है कि लोगों को बचाने के लिए, पर्यावरण के संतुलन को खराब होने से बचाने के लिए सुश्री मेघा पाटेकर ने एक आंदोलन चलाया था, उसी को कहा गया नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। फिर यहाँ पर है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जो है वो आपको जुड़ा हुआ है। टेहरी बांध कहेंगे तो यह भारत का सबसे ऊंचा क्या है बांध है, जो आपको भागीरथी और भिलंगना नदी के क्या है कि आपको संगम पर स्थित है। तो साथियों 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 19 में। कह रहा है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो साथियों पहले पिछड़े वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे काका साहब कलेलकर। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कब हुआ था? तो यह आपको 1954 में गठित हुआ था, ठीक है ना। हालांकि पहले पिछड़े वर्ग के जो आपको रिपोर्ट थी उसको नेहरू जी ने नहीं माना, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जो थी विसंगतियां थी, ठीक है ना।
उसके बाद है बीपी मंडल, ये आपको दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या थे, कि आपको अध्यक्ष थे। और बीपी मंडल यानी कहने का मतलब हुआ कि मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में जो होता है 13 अगस्त 1990 को क्या होता है कि आपको लागू किया जाता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वे आपको बीपीसी थे। कौन थे, बीपीसी। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वे है आपको बीपीसी यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये आपको प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे, कि आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हुए थे। ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण जी जनता पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाए थे। चंद्रशेखर आजाद, इनसे हमें मतलब नहीं रखना है क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद है लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के ये क्या है कि आपको फाउंडर है। ठीक है ना। तो ये जो बीपीसी है ये सत्ता में आते हैं राजीव गांधी के बाद। किसके बाद, राजीव गांधी के बाद, क्योंकि राजीव गांधी के सरकार में ये जो होते हैं आपको वित्त मंत्री होते हैं। राजीव गांधी जी जब बोफोर्स तोप घोटाले में फंसते हैं तब इसी का फायदा उठाते हैं। ठीक है ना। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट को लागू करने के वादे के साथ ये सत्ता में आते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये सत्ता में नहीं रहते हैं और बीपीसी की सरकार गिर जाती है 1989 से 90 यानी 1 साल में। उसके बाद जो है चंद्रशेखर जो होता है फिर से सत्ता में आती है। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या किए हैं कि 2016 में जो आपको पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना, टोटल प्रश्न है आपको 40। तो 40 में से हम लोग क्या किए हैं कि 20 प्रश्नों का एनालिसिस किए। ठीक है ना। और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि बाकी के बचे जो 20 प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।